हेलो एवरीवन, दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑन एसी सर्किट्स। इसमें हम एसी सर्किट्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं। ये जो ऑलमोस्ट 2 चैप्टर्स इसमें कवर और एग्जाम में सबसे ज़्यादा आता भी इसी यूनिट से है, तो इसलिए मेरे को काफ़ी डिटेल में करवाना पड़ा ये सब आपको। ऑल दो नोट्स आर अराउंड 20 पेजेस, 20 पेज को मैंने एक्सप्लेन करने में आपको इतने लेक्चर लग गए। ठीक है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, इट्स वेरी इजी। अगर आपको एक चीज़ स्टार्टिंग में समझ में आ गया तो ये पूरा चैप्टर बहुत आसान है, सारा लिंक्ड है एक दूसरे से। ठीक है, तो अभी हम करते हैं पावर ट्रायंगल। राइट, नेक्स्ट टॉपिक पावर ट्रायंगल। देखो, जैसे इम्पीडेंस ट्रायंगल था, वहाँ पे इम्पीडेंस से ट्रायंगल बन रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर से ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो उसका हम नाम क्या लेंगे, पावर ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम पावर्स को डिफाइन करेंगे, कितने टाइप की पावर होती है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद ही हम कुछ आगे करेंगे। तो सबसे पहले एसी सर्किट के अंदर कौन सी पावर आती है आपकी, एपरेंट पावर। देखो, मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये पे बेसिक ना, जस्ट आपको आइडिया दे देता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, डिफाइन करेंगे। देखो, एक एसी सर्किट आपके पास है, उसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक इंडक्टर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, मानते हो? अच्छा, अब इसमें से क्या जा रहा है, करंट जा रहा है। तो ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसी पावर कंज्यूम कर रहा है 4 वॉट। ठीक है, इंडक्टर जो लगा हुआ है, जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा अपने अराउंड, तो इसमें जो पावर कंज्यूम कर रहा है 3 वाट पावर कंज्यूम कर रहा है, सपोज करो। ठीक है, जो कैपेसिटर है, जिस जो इसके अंदर चार्ज होगा, प्लेट्स आपके चार्ज होंगे, डिस्चार्ज होंगे, यानी जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, वो स्टोर होगी 6 वाट। तो हमें ये क्या करना है कि इस पूरे सर्किट के अंदर कितनी पावर कंज्यूम होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या है इसमें एक्टिव पावर। देखो, एक्टिव पावर वो पावर होती है जो रेजिस्टेंस कंज्यूम करता है। ठीक है, जो हमें दिखती है, जो हीटिंग में यूज होती है। जब फैन रन होता है तो आपकी जो रनिंग, जो हमें दिखती है, जो पावर एक्चुअली में हमारे सामने जो दिख रही है, वो है एक्टिव पावर। तो आर जो है यानी 4, और उसकी यूनिट क्या होती है एक्टिव पावर की, हमेशा वॉट। तो वो क्या होगी आपके पास, एक्टिव पावर। राइट, उसके बाद ये दोनों क्या है आपकी 3 बार और 6 बार रिएक्टिव पावर है। ठीक है, तो इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये पी से रिप्रेजेंट करते हैं हम 4 वाट को। ठीक है, जो रेजिस्टेंस के अंदर कंज्यूम हो रही है, पी इज इक्वल टू 4 वाट, ये क्या होगी एक्टिव पावर। अच्छा, अब हम बात करते हैं रिएक्टिव पावर की। रिएक्टिव पावर के अंदर अगर हम देखें तो Q यानी इंडक्टर के अंदर जो पावर कंज्यूम हो रही है, वो कितनी कंज्यूम हो रही है, -3 वाट। इसको -3 वाट से रिप्रेजेंट करेंगे। कैपेसिटर जो पावर दे रहा है वो कितनी दे रहा है, +6 वाट। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि ये जो इंडक्टर है 3 वाट, तो जो कैपेसिटर है वो इंडक्टर को ही पावर दे देगा। ठीक है, ये कैपेसिटिव, ये रिएक्टिव पावर प्रोड्यूस करते हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, बट ये प्रोड्यूस करने के लिए भी इसे करंट तो एब्जॉर्ब करना ही पड़ेगा, तो यानी मेन सर्किट से तो पावर लेगा ही लेगा। तो सपोज करो 6 वाट पावर निकाल रहा है कैपेसिटर अपने पास, उसमें से 3 वाट इसने क्या किया, इंडक्टर को दे दी। तो बाकी क्या बच गई, 3 वाट बच गई। 3 वाट इसको क्या चाहिए सर्किट से, तो ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा, 3 वाट। तो इस सर्किट के अंदर हमें क्या हो गया, टोटल कितनी रिएक्टिव पावर चाहिए, +6 - 3 कर दो, कितना आ गया, 3 वाट चाहिए रिएक्टिव पावर। ठीक है, देखिए इंडक्टर को जो पावर चाहिए होती है कैपेसिटर उसको वो सप्लाई कर देते हैं। तो इंडक्टर को 3 बार चाहिए, तो कैपेसिटर ने उसको 3 बार सप्लाई कर दी। उसके बाद कैपेसिटर के पास कितनी बच गई, 3 बार और चाहिए कैपेसिटर को, तो 3 बार ये क्या करेगा, सर्किट से खींचेगा। तो नेट कितनी रिएक्टिव पावर चाहिए इस सर्किट के अंदर, 3 वाट। एक्टिव पावर कितनी चाहिए, 4 वाट। तो हम क्या करते हैं, 4 वाट ऐसे बना देते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट, ये जस्ट मैं एक्सप्लेन करने के लिए बना रहा हूँ आपको, इट्स नॉट कि देखिए ये ऐसे है। जस्ट अ मिनट, ये 4 वाट है आपके पास पावर, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए। ये एक्टिव पावर है 4 वाट। 3 वाट क्या है इसकी है, जो कैपेसिटर को चाहिए। तो टोटल कितनी आपकी पावर चाहिए यहाँ पे, ये एस टोटल पावर सर्किट में जो जाएगी। ये एंगल हो गया फाई, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 3। तो मेरे को ये बताओ टोटल पावर कितनी एब्जॉर्ब होगी सर्किट में। कुछ लोग क्या करेंगे, 4 + 3 7, नहीं, लेकिन ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आप इसमें 4 + 3 नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। OA² + AB² = OB²। जहाँ ऐसी सर्किट्स है मतलब वहाँ पाइथागोरस थ्योरम चल रही है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। तो OA कितना है, 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर = OB²। तो 4 कितना, 16 + 9 कितना, 25 = OB²। तो OB की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर द रूट 25, यानी कितनी आ गई, 5। यानी टोटल पावर इसके अंदर कितनी कंज्यूम होगी, 5। राइट, तो ये इसको हम सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं एस से। इसका नाम होता है एपरेंट पावर। एपरेंट यानी जो टोटल दिख रही है सर्किट को।
टोटल सर्किट को जो अपीयर हो रही है पावर कंज्यूम होती हुई वो क्या होगी, एपरेंट पावर, राइट। तो ये आपका बेसिक था, ठीक है। आप इसको कॉपी में साइड में लिख लीजिए, बट इट इज़ जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, आपको समझाने के लिए था, बाकी मेरा कोई लॉजिक यूज़ नहीं था, इसका फायदा नहीं था, इसलिए मैं इसको रद्द कर देता हूँ, राइट। और आपको देखना है तो आप लेक्चर्स को इसको पीछे करके फिर से आप देख सकते हैं, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, खराब कर रहा हूँ। ओके, हम करते हैं एपरेंट पावर। एपरेंट पावर को इससे किस में रिप्रेजेंट किया था हमने, एस से रिप्रेजेंट किया था, तो एस। तो प्रोडक्ट ऑफ किसका, आरएमएस वैल्यूज। आरएमएस वैल्यू कौन सी, जो आपके स्टेबलाइजर में दिखती है आपको, जो मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, किस का, करंट और वोल्टेज की, उन दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज इज कॉल्ड एज दी, इसको हम क्या बोलते हैं, एपरेंट पावर। राइट, इट इज मेजर्ड इन, किस, इसकी यूनिट क्या होती है, बिकॉज करंट है वोल्टेज है तो V गुना I क्या होगा, वो VA, ठीक है। वोल्टेज को किस में नापते हैं, V में, करंट को किस में नापते हो, एम्पियर में, तो यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, इट इज मेजर्ड इन वोल्ट एम्पियर। वोल्ट एम्पियर क्या, VA, राइट। और अगर इसको बड़ी यूनिट लेनी है तो इसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे, किलो वोल्ट एम्पियर। जैसे 1 किलो होता है ना, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, वैसे KVA, तो 1 KVA में 1000 VA होते हैं आपके, राइट। तो S इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, V गुना में I, यूनिट क्या, KVA, राइट। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, डिफाइन कर दोगे इसको, S की वैल्यू क्या है यहाँ पे, S को क्या है, S इज इक्वल टू एपरेंट पावर, ठीक है। V क्या है, RMS वोल्टेज। देखो अगर आपको ये पता है तो आप ये डेफिनेशन तो वैसे लिख सकते हो, I क्या है, RMS करंट, राइट, ये होगी आपकी, और यूनिट क्या होगी इसकी, KVA। जनरली अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है एपरेंट पावर की यूनिट क्या है, तो VA लिख के आनी है आपको, KVA नहीं लिख के आनी वहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, वोल्ट एम्पियर्स, राइट। अभी हम सेकंड डेफिनेशन पे आ गए हैं, वो क्या है, एक्टिव पावर। एक्टिव पावर कौन सी पावर, जो कि रेजिस्टेंस, जो कि बल्ब के अंदर जो ग्लो कर रही थी वो पावर, जो पंखा चल रहा था आपका, फैन चल रहा था, उसके अंदर जो कंटिन्यूसली रोटेट हो रहा था, उससे जो हवा लग रही थी आपकी, वो पावर, वो एक्टिव पावर होती है, ठीक है। और इसको दूसरा नाम क्या होता है, ट्रू पावर, राइट। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हो, P से। तो अभी हम देखते हैं इसके बारे में, लिखते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसका दूसरा नाम क्या होता है, रियल पावर, जो रियल में दिखती है आपको, बल्ब जलता हुआ आपको रियल में दिख रहा है, पंखा चलता हुआ आपको रियल में दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आपको रियल में नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसका नाम हमने क्या रख लिया, एक्टिव पावर, जो कि रियल में दिखती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एक्टिव पावर, ओ सॉरी, एक्टिव पावर तो ये है ही, रियल पावर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द real power, right? It is obtained, ये कैसे obtain होती है, it is obtained by multiplying the apparent power। अगर हम apparent power को पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, पावर फैक्टर में पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, with the power factor cos pi, राइट। इसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड इन वॉट्स और किलोवाट। आप ये बोलते हो ना कितने वाट का बल्ब है, कितने किलोवाट का हीटर है,
ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि वो एक्टिव पावर कंज्यूम करता है अपनी, राइट। तो अभी ये पावर ट्राइंगल से हम इसमें देखेंगे, पावर ट्राइंगल में हमने क्या चीज़ देखी थी, ये चीज़ क्या थी, एक्टिव पावर, ये चीज़ क्या थी, रिएक्टिव पावर, और ये चीज़ क्या थी आपके पास, एपरेंट पावर। तो ये एंगल क्या था, पाई, ये एंगल था 90 डिग्री। ओ चलो इसको दूसरा नाम दे देते हैं बी सी, राइट। तो एक्टिव पावर यहाँ पे क्या आएगी, P इज इक्वल टू वोल्टेज की RMS वैल्यू गुना करंट की RMS वैल्यू गुना में पावर फैक्टर, पावर फैक्टर क्या है, cos पाई, राइट। आगे इसमें क्या लगा देंगे, वॉट्स। तो वोल्टेज इंटू आई को हम क्या लिख सकते हैं, पिछले इक्वेशन से क्या था, S था, वोल्टेज गुना करंट के बराबर। देखिए S क्या था, यहां से देख लीजिए आप, ये था। अगर हम इसको यूज करते हैं V इंटू आई, इसमें डाल देते हैं फ्रॉम फर्स्ट, so power is equal to S cos phi watts, right। तो इसमें क्या हो गया, P क्या हो गया आपके पास, फिर से वही डिफाइन कर दीजिए, एक्टिव पावर, राइट। S क्या हो गया आपके पास, एपरेंट पावर, cos phi क्या हो गया आपके पास, पावर फैक्टर ऑफ इसका AC सर्किट, राइट। ये सारी चीजें हमने डिफाइन कर दी हैं। तो ये आपका आ गया पावर इज इक्वल टू दिस, राइट। तो ये हमारी खत्म होगी एक्टिव पावर। और तीसरी चीज क्या आ गई हमारे पास, रिएक्टिव पावर, तीसरी पावर। अच्छा, रिएक्टिव पावर कौन सी पावर होती है, जो इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनाने में यूज हो, ठीक है। अब जब तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा तब तक एक्टिव पावर ट्रांसफर नहीं हो सकती एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, ठीक है। एक्टिव पावर को ट्रांसफर, जैसे पंखा है, पंखे में चलने के लिए, जो पंखा चल रहा है कंटिन्यूसली पावर कंज्यूम कर रहा है, वहां तक पहुंचने के लिए, मोटर को स्टार्ट होने के लिए, रन करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड की तो जरूरत पड़ेगी। और मैग्नेटिक फील्ड क्या, कौन सी चीज बनाएगी आपकी, रिएक्टिव पावर। तो जब तक रिएक्टिव पावर नहीं होगी तब तक आप एक्टिव पावर को यूज ही नहीं कर पाओगे। तो रिएक्टिव पावर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी AC डिवाइस और सर्किट ऑलमोस्ट। हाँ, अगर हम बल्ब्स वगैरह को, हीटर्स वगैरह को निकालते हैं जो कि कंप्लीटली एक्टिव हैं, तो वो केस अलग है, लेकिन जितनी भी मोटर्स यूज होती हैं सबका इंटीग्रल पार्ट है आपका रिएक्टिव पावर, राइट। रिएक्टिव पावर को भी हम देखते हैं, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से। अच्छा, दूसरी ये रिएक्टिव पावर किस में कंज्यूम होती है, कैपेसिटर में। तो जहाँ पे L और C डिवाइस लगे होंगे आपके, वहाँ रिएक्टिव पावर आएगी। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एनर्जी स्टोर होगी, हाफ CV², ये जो मैं पुराने लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूँ, वो जो पावर होगी वो आपकी रिएक्टिव पावर, राइट। तो इंडक्टर में भी और कैपेसिटर में भी जो पावर स्टोर होती है वो रिएक्टिव पावर होती है। द प्रोडक्ट ऑफ, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ, देखिए इसमें P इज इक्वल टू, देखो ये P है, ये Q है पावर ट्राइंगल से, ये S है। तो अगर मैं cos phi लिखूं इसमें तो क्या लिखूंगा, बताओ मेरे को। cos phi इज इक्वल टू बेस बटा हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है मेरे पास, OB, हाइपोटेन्यूज क्या है अपने पास, OC। तो cos phi इज इक्वल टू OB की वैल्यू क्या है अपने पास, बताओ। OB हमें निकालना है, OB हमें P है, ज्ञात करना है, ठीक है। और बेस क्या है अपने पास, ये हाइपोटेन्यूज क्या है, S क्या है, एपरेंट पावर। तो इसको अगर अपना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P यहाँ से क्या आ गया, S cos phi नहीं आ गया पावर ट्राइंगल से, खुद देख लीजिए, राइट। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, रिएक्टिव पावर को जो निकालते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ एपरेंट पावर, एपरेंट पावर का प्रोडक्ट विद किससे, साइन फाई, साइन फाई के साथ, इज कॉल्ड एज, उसका क्या नाम दे दिया हमने, इज कॉल्ड एज रिएक्टिव पावर, राइट। इट इज एक्सप्रेस्ड इन, इसकी यूनिट क्या होती है, वार और kVAR, राइट। तो देखो अभी ऊपर वाले केस से देखो आप, पावर ट्राइंगल लगाओ फिर से, पावर ट्राइंगल देखो, पावर ट्राइंगल कैसे बनाया हमने, जस्ट अ मिनट, आप ऊपर वाला भी देख सकते हो, वैसे इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट और इम्पेरेटिव, राइट। तो इसमें देखिए, अगर आप, मैं ध्यान से बताऊं, मेरे को साइन फाई, अगर मेरे को साइन फाई निकालना है तो ये क्या होगा,
परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास यहाँ पे CB, हाइपोटेन्यूज क्या है OC। जस्ट मिनट में इसको रेड पेन से लिख लेता हूँ, ये आपको वहाँ लिखना नहीं है, जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं वैसे तो उस केस में आपको ड्रॉ करना पड़ेगा पावर ट्राइंगल फिर से। तो कैसे आप ड्रॉ करोगे, ये P हो गया, ये क्या आ गया Q, ये क्या आ गया आपके पास S, ये एंगल हो गया फाई, ये एंगल हो गया क्या 90 डिग्री, ये ट्राइंगल क्या OBC। तो इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के अंदर देखें तो साइन फाई क्या होगा CB अपॉन OC, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। CB क्या है अपने पास Q, हाइपोटेन्यूज क्या है अपने पास S। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा साइन फाई इज इक्वल टू Q बटा S। तो S को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो Q कितने के बराबर आ गया S साइन फाई नहीं आ गया। तो वही तो हमने लिखा है इसमें, द प्रोडक्ट ऑफ यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ एपरेंट पावर S के साथ किसकी मल्टीप्लीकेशन साइन फाई की मल्टीप्लीकेशन, राइट। तो ये क्या होगी आपके पास रिएक्टिव पावर। तो जस्ट अब आप इसको क्या करो, S की वैल्यू क्या होती है VI, तो Q की वैल्यू क्या आ गई VI साइन फाई बार, राइट। तो अभी इसमें क्या है आप डिफाइन कर दीजिए। V क्या है अपने पास RMS वोल्टेज, I क्या है आपके पास RMS, देखो RMS चल रहा है यहाँ पे, कहीं भी पीक की बात नहीं होगी, इसलिए हम RMS वैल्यू पे इतना फोकस कर रहे थे। S इज इक्वल टू क्या है एपरेंट पावर, राइट। और साइन फाई क्या है साइन ऑफ एंगल बिटवीन E एंड I। देखिए जो फेजर डायग्राम में E और I के बीच का एंगल था वही फाई है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, और Q क्या थी आपने की इसमें रिएक्टिव पावर, राइट। ये चीज याद रखना, अगर 4 एक्टिव पावर है 3 रिएक्टिव पावर, तो 4 जमा 3 7 नहीं होगी आपकी एपरेंट पावर। एपरेंट पावर हमेशा पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगी, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू एपरेंट पावर का स्क्वायर। यानी कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर करोगे तो 25, 25 का अंडर कितना 5। इसी तरह 12 और 5 हैं तो उसके इसके अंदर क्या होगा 12 का स्क्वायर जमा 5 का स्क्वायर 17 नहीं होगा वो, तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 169, उसका अंडर रूट करोगे 13 आएगा। तो उस केस में आपकी एपरेंट पावर कितनी हो जाएगी 13, राइट। ये चीज़ याद रखना है, ओके। अभी हम चलते हैं किस पे, पावर फैक्टर के डिसएडवांटेजेस अगर लो पावर फैक्टर है तो। देखो हमने पावर फैक्टर क्या बताया था, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन E एंड I, E और I के बीच में जो कॉस का एंगल होगा। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर कितना था यूनिटी, प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए क्या था 0 लैगिंग, प्योरली कैपेसिटिव के लिए था 0 लीडिंग, राइट। तो अभी हम क्या कर रहे हैं डिसएडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस यानी नुकसान अगर पावर फैक्टर आपका कम है तो डिसएडवांटेजेस ऑफ लो पावर फैक्टर। अगर पावर फैक्टर आपका छोटा है कम है तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे आपके पास, राइट। तो वो हम इसमें देखेंगे। देखिए एक्टिव पावर अभी हमने क्या दिया है, एक्टिव पावर इज इक्वल टू वोल्टेज गुणा में करंट गुणा में कॉस फाई। देखिए इसको कैसे हमने रिप्रेजेंट किया, वोल्टेज ये आप V से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको, आप इसको E से भी लिख सकते हैं। जस्ट अ मिनट, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ये आप RMS वैल्यूज देनी है आपको वोल्टेज और करंट की, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए EI cos फाई। तो E क्या है RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ठीक है। I क्या है RMS वैल्यू ऑफ करंट। और फेजर डायग्राम कैसे था इनका, ये था E, ये था I और इनके बीच में क्या था एंगल। तो इसकी RMS वैल्यू ली आपने E, इसकी RMS वैल्यू आपने निकाली वो I, इन दोनों का प्रोडक्ट किया गुणा में जो इनके बीच जो एंगल है उसका कोसाइन, राइट। तो ये हो गया आपका पावर, ये आपका यहाँ से आ गया। तो यहाँ से अगर मैं करंट की वैल्यू निकालूँ तो क्या निकलेगी, P इज इक्वल टू मेरे पास क्या है E गुणा में I गुणा में कॉस फाई। तो करंट अगर मैं निकालना चाहूँ तो करंट क्या आ जाएगा P बटा में E कॉस फाई,
ये दोनों टर्म्स उठ के कहाँ चली जाएंगी, P के नीचे चली जाएंगी, सिर्फ यहाँ I बच जाएगा, I बच जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, P बटा E cos phi, राइट। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, इसके क्या रेलिवेंस है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो डिसएडवांटेजेस, अभी नुकसान क्या है पावर फैक्टर कम होने के, क्या नुकसान है। सबसे पहला नुकसान है लार्जर कंडक्टर साइज, राइट। अभी मैं पहले लिखता हूँ उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। विद डिक्रीज इन पावर फैक्टर और cos phi, current I to be carried increases, due to which size of conductor increases, hence cost of transmission increases। देखिए अभी क्या है, आपने क्या लिया है, पावर बटा E cos phi। तो अगर ये cos phi छोटा हो जाता है, ये किसके बराबर है, करंट के, अगर ये वैल्यू कम हो जाती है, घट जाती है, तो यानी डिनोमिनेटर में क्या, डिनोमिनेटर आपका छोटा हो गया, डिनोमिनेटर अगर आपका छोटा हो गया तो उससे ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ेगा, करंट क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, एक तो मैं x बटा 4 करूँ, एक मैं x बटा 0.4 करूँ, तो किस में डिनोमिनेटर कम है, 0.4 वाले में कम है, तो यानी ओवरऑल कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, 10x बटा 4 और इसकी वैल्यू कितनी है, x बटा 4, तो ये 1 बटा 4 कितना 0.25 और ये कितना हो गया 2.5, यानी ये इससे 10 गुना क्या बड़ा है, x बाय 0.4 इससे 10 गुना बड़ा है, ठीक है। तो इसी तरह अगर यानी पावर फैक्टर मेरा कम होता है तो मेरा करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर मेरा करंट बढ़ गया तो जिन तारों के अंदर करंट जाएगा वो तार मेरे को क्या लेनी पड़ेगी, ऑब्वियसली मोटी लेनी पड़ेगी। और अगर आपको मोटी तार एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस तक बहुत ज़्यादा करंट कैरी करने के लिए आप सारी तारें मोटी लगा दोगे तो उससे कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन कितनी इंक्रीज हो जाएगी, कितनी ज़्यादा आपकी कीमत बढ़ जाएगी उसको करने के लिए, ठीक है। एक तो आप छोटे गेज की तार लें, एक आप बड़े गेज की मोटे गेज की तार ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन आपकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अगर कॉस्ट अगर बढ़ गई तो ऑब्वियसली क्या हो गया, वो सिस्टम इनएफिशिएंट हो गया, ठीक है। तो लार्जर साइज का कंडक्टर का बढ़ जाएगी, इसका सबसे बड़ा नुकसान है। दूसरा क्या, लार्जर कॉपर लॉस। विद डिक्रीज इन पावर फैक्टर कम होने पे डिक्रीज, देखो सारे केस हम डिसएडवांटेज ये कर रहे हैं, तो सारे हम वो केस कर रहे हैं जिसमें पावर फैक्टर घट रहा है, डिक्रीज इन पावर फैक्टर और cos phi, पहली लाइन सेम टू सेम। फाइनल आउटपुट वोल्टेज रिड्यूसेस, नो करंट I इंक्रीजेस, राइट, ये मैं नेक्स्ट में बताऊंगा। करंट I इंक्रीजेस, क्या हुआ, करंट I बढ़ गया, करंट I बढ़ गया तो उस रेजिस्टेंस में से ज़्यादा करंट जा रहा है, जो तारों का रेजिस्टेंस है, तो ज़्यादा करंट जा रहा है तो उसमें I² R जो आएंगे, लॉसेज जो आएंगे वो कितने हो जाएंगे, बढ़ नहीं जाएंगे आपके। एक तो सपोज करो इसमें से 4 ओम, 1 ओम का रेजिस्टेंस, इसमें से 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, एक इसी में से 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो पावर कितनी ज़्यादा आएगी इसमें, I² R लगाओ, 4 गुना 1 कितना हो गया 16, इसमें देखो 5 गुना 1 कितना हो गया 25, और यहाँ पे 25 वाट पावर कंज्यूमर, या 16 वाट, यानी 9 वाट ज़्यादा पावर कंज्यूम हो गया आपका 1 एम्पियर का करंट बढ़ गया तो थोड़ा सा करंट बढ़ने की वजह से ही आपके क्या हो जाएंगे, लॉसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तारों के अंदर जो कॉपर के लॉस होंगे, जो यानी तार में से जब करंट फ्लो कर रहा है उसके जो लॉसेस होंगे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, विद करंट I इंक्रीजेज, हेंस I² R लॉसेज, इनको कौन क्या नाम देते हैं, I² R लॉसेज, कोई टर्म नहीं है यहाँ पे, I² R लॉसेज, और इनका दूसरा नाम क्या है, कॉपर लॉसेज, क्या बढ़ेंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, इंक्रीजेस, ठीक है, ये हो जाएंगे। दूसरा नुकसान ये हो गया। तीसरा नुकसान क्या देखते हैं इसमें, पुअर वोल्टेज रेगुलेशन, पुअर वोल्टेज रेगुलेशन। देखो ये क्या होता है, जैसे सपोज करो आपने A पॉइंट से बिजली भेजी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की
बी पॉइंट पे कंज्यूमर्स हैं आपके सारे के सारे, यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ जिससे कॉलोनियों के अंदर कनेक्शन जा रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो अगर यहाँ पावर फैक्टर पुअर हो गया, पावर फैक्टर यहाँ घट गया, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे जो फाइनल आउटपुट वोल्टेज आएगी वो गिर जाएगी, ठीक है। वो वोल्टेज क्या होगी आपकी, फ्लक्चुएट होगी, एक बार वोल्टेज नीचे आएगी, एक बार ऊपर जाएगी, यानी पावर फैक्टर अगर आपका बार बार चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो उससे क्या होगा, वोल्टेज की जो वैल्यू है वो भी चेंज होगी आपकी, कंटिन्यूसली घूमती रहेगी। और जनरली होता क्या कि वोल्टेज आपकी गिर जाती है, वोल्टेज फॉल हो जाती है, और जब वोल्टेज गिर जाती है तो उसके इसके अंदर क्या आता है, डिम लाइट आती है आपके घर में, और उस केस में क्या होता है, जो डिवाइसेज यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं उनमें करंट की डिमांड बढ़ जाती है, तो वो जल भी सकते हैं आपके, खराब भी हो सकते हैं डिम लाइट के अंदर। इसीलिए बोला जाता है कि जब डिम लाइट आ रही होती है तो जनरली लोगों को ये बोलता है कि आप सारे स्विचेस वगैरह को ऑफ कर दीजिए। तो यानी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वोल्टेज रेगुलेशन, जो फाइनल आउटपुट वोल्टेज है जो 230 वोल्ट यहाँ पे रहनी चाहिए, जिसकी आरएमएस वैल्यू वो बार बार चेंज होती रहती है, ठीक है। वो आपकी कभी 210 हो जाएगी, कभी 190 हो जाएगी। तो यानी उस केस में क्या हो रही है, वोल्टेज जो रेगुलेट हो रही है, वोल्टेज जो चेंज हो रही है वो पुअर हो रही है। पुअरली मतलब आप उसको कंट्रोल कर पा रहे हो, उसको रेगुलेशन कंट्रोल कर पा रहे हो उसको, ठीक है। तो यानी वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, तो यानी उस केस के अंदर क्या हो गया आपका, पुअर वोल्टेज रेगुलेशन, तो आपके डिवाइसेज एफिशिएंटली काम नहीं करेंगे उस केस में। तो यानी एक ये हम क्या बोल दिया, डिक्रीज इन पावर फैक्टर, पावर फैक्टर घटने की वजह से, ऑब्वियसली पावर फैक्टर यहाँ इसलिए भी घट सकता है क्योंकि यहाँ पे जो बीच में आपका सर्किट है उसके अंदर काफ़ी इंडक्टेंस प्रेजेंट है, तो उसके इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ से जो वोल्टेज जाएगी यहाँ पे वोल्टेज जो पहुँचेगी बहुत कम पहुँचेगी, तो यहाँ ये वोल्टेज यहाँ पे कम रहेगी। अगर वोल्टेज कम रही तो यानी पुअर वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। दोनों रीजंस हैं पॉसिबल, यहाँ के डिवाइसेस की वजह से भी ऐसा हो सकता है और यहाँ के बीच की इंडक्टेंस की वजह से भी, ठीक है। यहाँ पे हम जनरली बीच की इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं कि उसकी वजह से जब पावर फैक्टर कम हो जाएगा तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। विद डिक्रीज इन पावर फैक्टर कॉस फाई, या आपने डिवाइसेस सपोज करो ऐसी गंदी लगा रखी है यहाँ पे सबने इस टाइप की, जिनका पावर फैक्टर ही बहुत लो है, तो उस केस में भी यहाँ पे वोल्टेज कम हो रहेगी, राइट। जस्ट इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए लिखने में। आप इनको याद भी कर सकते हैं, समझ जिसको समझना चाहे समझ सकते हैं। डिक्रीज इन पावर फैक्टर कॉस फाई, फाइनल आउटपुट वोल्टेज रिड्यूसेस। जो फाइनल आउटपुट वोल्टेज है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे, ठीक है, यहाँ इंडक्टेंस की वजह से वोल्टेज कम होगी, यहाँ पे रिएक्टिव पावर जितनी ज़्यादा कंज्यूम करेगा इंडक्टर, यहाँ पे फाइनल वोल्टेज उतनी कम पहुँचेगी। यहाँ सपोज करो आपने 300 वोल्ट से भेजा तो यानी यहाँ पे कितना बच गया, सिर्फ 190 वोल्ट, ठीक है। इतनी पावर कंज्यूम, इतनी वोल्टेज कंज्यूम करनी है, ठीक है। विद डिक्रीज इन पावर फैक्टर कॉस फाई, अगर पावर फैक्टर कॉस फाई घट जाता है यानी इंडक्टेंस स्ट्रॉन्ग है तो फाइनल आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, घट जाएगी फाइनल आउटपुट वोल्टेज। ऑल्दो मैंने ये जस्ट बहुत टिपिकल केस बताया, बहुत एक्सेप्शनल केस बताया, वैसे ऐसा जनरली होता नहीं है कि 300 से इतना कम रह जाए, बट वो जस्ट मैंने आपको फॉल्ट के लिए बताया है कि अगर कोई फॉल्ट आ जाता है सिस्टम में, कुछ इस टाइप से हो जाता है तो आपकी वोल्टेज इतनी कम हो जाएगी। फाइनल आउटपुट वोल्टेज रिड्यूस होती है, जस्ट एक्सप्लेन किया है मैंने, एग्जांपल दिया है ताकि आपको समझ में आ सके। ड्यू टू विच, इसकी वजह से क्या होता है, पुअर वोल्टेज रेगुलेशन ऑकर्स, पुअर वोल्टेज रेगुलेट होगी, आप वोल्टेज कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे, रेगुलेट यानी चेंज जो कर पाओगे वो ढंग से कर ही नहीं पाओगे, रेगुलेशन ऑकर्स यानी आपकी वोल्टेज रेगुलेशन इस केस में बढ़ जाती है। हम जनरली ऐसा बोलते हैं, जो जितनी ज़्यादा वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ता है उतना ही पुअर होता है बूस्ट, राइट। उसके लिए आपको एक इक्वेशन डालनी पड़ती है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बटा वी फाइनल, बट वो हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट आपको याद रखने हैं पॉइंट्स। लार्जर केवीए रेटिंग ऑफ इक्विपमेंट, केवीए रेटिंग ऑफ इक्विपमेंट, अब देखिए S क्या होता है, P बटा कॉस फाई, ऐसे लिख सकते हैं इसमें, S के एपरेंट पावर, राइट। तो KVA को मैं क्या लिख सकता हूँ, S की यूनिट क्या होती है KVA, P की यूनिट क्या होती है KW बटा कॉस फाई। तो अगर मेरा ये घट गया, कॉस फाई घट गया, तो KVA क्या बढ़ गया, डिमांड बढ़ गई, ठीक है। तो अगर लो पावर फैक्टर है मेरा फाइनल इस पे, यहाँ पे यहाँ सारे ऐसे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं या बीच में ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से पावर फैक्टर बहुत ड्रॉप हो जाता है, तो यानी सारे गंदे से डिवाइसेस कनेक्टेड हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव पावर कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, पावर फैक्टर को डेप्रिशिएट कर देंगे, घट जाएगा पावर फैक्टर। तो जब अगर जो यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है मेरा, जिससे कि सारे घरों में जिनमें सप्लाई जा रही है, उसकी हमें रेटिंग KVA रेटिंग बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर घट रहा है, KVA घट रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, KVA क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, राइट। तो यही है,
तार भी तो तभी मोटी यूज़ कर रहे थे हम, क्योंकि उस केस में क्या पावर फैक्टर घट रहा था तो करंट बढ़ रहा था, करंट बढ़ रहा था तो यानी इस केवीए के अंदर क्या ए बढ़ रहा था, तो ए बढ़ेगा तो केवीए भी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ऑब्वियसली, ऐसे भी देख सकते हैं उसको, राइट। बाकी सो विद डिक्रीज इन पावर फैक्टर, देखो फर्स्ट लाइन सेम है, इन पावर फैक्टर केवीए रेटिंग ऑफ इक्विपमेंट, कौन से इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ठीक है, नेचुरली क्या होगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीजेज, देयरबाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट, जिससे क्या होगा, बड़ा ट्रांसफार्मर लगाओगे तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, ज़्यादा, देयरबाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट, एंड कॉस्ट बढ़ गई तो क्या हो गया, एफिशिएंसी क्या होगी, कम होगी, कम एफिशिएंट सिस्टम हो गया, एंड रिड्यूसिंग द एफिशिएंसी, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें, कॉजेज ऑफ लो पावर फैक्टर, कम पावर फैक्टर के कॉजेज क्या होंगे, किन चीज़ों की वजह से पावर फैक्टर कम होता है आपका, घटता है आपका, खराब होता है पावर फैक्टर, वो हम देखेंगे। देखिए सिंपल सा केस बताता हूँ, जब आप एसी चलाते हो या कोई और चीज़ पड़ोसी आपके एसी चलाते हैं या हीटर चलाते हैं तो उस केस में क्या होता है, आपकी भी लाइट डिम हो जाती है, कई बार गर्मियों में क्या होता है, बहुत सारे लोग एसी कंज्यूम कर रहे होते हैं तो लाइट डिम हो जाती है, तो उस केस में क्या है, एसी के अंदर मोटर्स लगे हुए हैं, कंप्रेसर्स लगे हुए हैं, ठीक है, तो वो क्या पावर कंज्यूम कर रही है, तो उस केस में भी एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर की भी डिमांड बढ़ती है, ठीक है, मोटर्स के अंदर, तो उसके वो जब पावर ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, वोल्टेज को क्या करेंगे, वो रिड्यूस कर देंगे, वोल्टेज अगर रिड्यूस होगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, फ्लक्स आपकी डिम लाइट हो जाएगी, वहाँ पे पावर आपकी कम आएगी आपके पास। वैसे एक्चुअली दोनों केसेस हो सकते हैं, इस केस में आपके पास एक्टिव पावर भी कम पहुँच सकती है, क्योंकि पीछे से एक्टिव पावर, टोटल पावर आपकी जो आ रही है अगर वो कम आ रही है तो, ठीक है, तो डोंट गो इनटू डिटेल, आपको मैं बाद में ही समझाऊंगा, जस्ट फॉरगेट दिस थिंग। ओके, कॉजेज ऑफ लो पावर फैक्टर, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लो पावर फैक्टर, तो पहला कॉज है प्रेजेंस ऑफ इंडक्टिव डिवाइसेस। देखो जहाँ इंडक्टर लगा होगा वो क्या करेगा, रिएक्टिव पावर खींचेगा, जहाँ रिएक्टिव पावर आएगी तो वो एक्टिव पावर को क्या करेगी, ऑब्वियसली जब रिएक्टिव पावर की डिमांड बढ़ेगी तो एक्टिव पावर क्या होगी, कम, तो एक्टिव पावर कम होगी तो कम पावर आपको दिखेगी, बल्ब में दिखेगी, या फिर जो हम एग्जांपल कर रहे थे वहाँ पे उसके अंदर हमने क्या किया था, चॉक कॉइल को जैसे ही हमने ऑन किया था वो लैब के अंदर, तो आपका बल्ब था बहुत कम ग्लो कर रहा था, ठीक है, जैसे हमने इंडक्टर को ऑन किया था, क्यों, क्योंकि इंडक्टर क्या कर रहा था, रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब कर रहा था, उस रिएक्टिव पावर की वजह से क्या हो रही थी, एक्टिव पावर पे कम इफेक्ट, कम आप एब्जॉर्ब कर पा रहा था बल्ब अपना, तो एक्टिव पावर जब कम एब्जॉर्ब कर पा रहा था तो बल्ब ऑब्वियसली कम ब्राइट ग्लो कर रहा था। तो प्रेजेंस ऑफ इंडक्टिव डिवाइसेस, जहाँ इंडक्टिव डिवाइसेस होंगी जैसे चॉक कॉइल्स, लाइक इंडक्टिव डिवाइसेस कौन सी होती है जिनमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वो कौन से, ट्रांसफॉर्मर्स, चोक्स, चॉक कॉइल जो उसमें लगी हुई थी, ठीक है, उसके बाद मोटर्स, मोटर्स के अंदर क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से सारी चीज़ें होती हैं, एक्सेट्रा, दैट ऑपरेट, जो ऑपरेट करती हैं किस पे, लैगिंग पावर फैक्टर, लैगिंग यानी जिसमें करंट क्या होता है, वोल्टेज से पीछे रह रहे हैं, तो किसका कोई केस होता है आपका, इंडक्टर का, लैगिंग पावर फैक्टर। एट लो, कम लोड्स के ऊपर, छोटे लोड्स के ऊपर और लाइट लोड्स। अगर एक्टिव पावर की डिमांड ज़्यादा और ज़्यादा कंज्यूम भी हो रही है तो उस केस में तो रिएक्टिव पावर ज़्यादा इफेक्ट डाल नहीं पाएगी, लेकिन एक्टिव पावर ही कम है तो रिएक्टिव पावर क्या करने स्टार्ट कर देगी, डोमिनेट करना स्टार्ट कर देगी। तो लो लोड्स और लाइट लोड्स का मतलब ये है, छोटे लोड्स के ऊपर रिड्यूस क्या होता है उससे, पावर फैक्टर कंसिडरेबली। कंसिडरेबली का मतलब बहुत ज़्यादा एक्सटेंट तक, जो कि कंसिडर किया जा सके, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखते हैं इसमें, द इंडक्शन मोटर्स, बड़ी बड़ी जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं सब में क्या लगती हैं आपकी इंडक्शन मोटर्स। जो ट्रेन चलती हैं आपकी इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, उसके अंदर कौन सी मोटर्स यूज़ होती हैं, इंडक्शन मोटर्स जनरली, और बड़ी इंडस्ट्रीज में भी कौन सी इंडक्शन मोटर्स यूज़ हो रही हैं। ऑपरेट किसमें पे ऑपरेट करती हैं, 0.8 to 0.85 पावर फैक्टर, जनरली इतने पावर फैक्टर पे ऑपरेट करती हैं। आपके घर में जो मोटर होगी उसको आप खोल के देखना है, या उसके ऊपर आप नेम प्लेट देखना, नेम प्लेट में पावर फैक्टर रिटर्न होगा आपके, वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एट फुल लोड, फुल लोड के ऊपर
यानी जब फुल उनको सप्लाई करना है लोड को, एंड एट 0.3 to 0.5 पावर फैक्टर, उनका पावर फैक्टर इतना कम हो जाता है। कब? एट लाइट लोड्स, जब छोटे लोड्स को यानी कम लोड को सप्लाई करना हो उनको, ठीक है। ऑल्सो रिड्यूस पावर फैक्टर, इससे क्या होता है? पावर फैक्टर रिड्यूस हो जाता है। ऑल्सो रिड्यूस पावर फैक्टर, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? हीटिंग फर्नेसेस, heating furnaces, that is induction and arc furnaces। देखो जहाँ वेल्डिंग वगैरह होती है या जो इंडस्ट्रीज़ में है, जैसे स्टील प्लांट्स होते हैं आपके, जहाँ पे आर्क फर्नेसेस, जहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है आपको, तो जो हीटिंग होती है उसमें इंडक्शन और आर्क फर्नेसेस यूज़ होते हैं। तो वो भी क्या करते हैं? वो ऑल्सो ऑपरेटेड लो पावर फैक्टर, वो भी कम पावर फैक्टर पे ऑपरेट करते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा? देयर बाय रिड्यूसिंग द पावर फैक्टर, राइट। कॉजेज हो गए, डिसएडवांटेजेस हो गए। अब एडवांटेजेस देख लेते हैं। अगर पावर फैक्टर अच्छा हो जाता है तो उसके फायदे क्या होंगे, ये भी देख लेते हैं। नुकसान देख लिए, कॉजेज देख लिए, किस वजह से हो रहे हैं वो नुकसान, ठीक है। अभी हम देखते हैं फायदे। एडवांटेजेस ऑफ इम्प्रूव्ड पावर फैक्टर। पहला फायदा क्या होगा आपको? ऑब्वियसली वहाँ पे आपको बड़े कंडक्टर्स यूज़ करने पड़ रहे थे क्योंकि करंट ज़्यादा जा रहा था उनके अंदर से। तो अगर आपका पावर फैक्टर इंप्रूव हो गया, अच्छा पावर फैक्टर, तो आपको साइज ऑफ कंडक्टर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। स्मॉल कंडक्टर साइज, दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज। सेकंड एडवांटेज इज स्मॉल कॉपर लॉस। वहाँ कॉपर लॉस काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे। जो आपने डिसएडवांटेजेस लिखे थे उनके बिल्कुल उल्टा लिख दीजिए, वो आपके एडवांटेज हो जाएंगे। दैट्स इट। स्मॉल कॉपर लॉसेस, उसमें क्या हो रहा था? लार्ज कॉपर लॉसेस, राइट। तो कॉपर लॉसेस कम है तो क्या हो जाएगी? एफिशिएंसी बेटर हो जाएगी। ऑब्वियसली किसी भी सिस्टम के अंदर आपके लॉसेस अगर कम है तो एफिशिएंसी बेटर ही होगी। थर्ड वन इज लेस वोल्टेज ड्रॉप। वहाँ पे क्या हो रहा था? काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो रही थी, जो मैंने एक्सप्लेन किया था आपको वोल्टेज रेगुलेशन के अंदर। तो वहाँ पुअर था, यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। तो हैंस बेटर वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब क्या है? कितने टाइट बैंड के अंदर हम वोल्टेज को रख पा रहे हैं, ठीक है। 230 वोल्ट अगर चाहिए तो हम 230 के आसपास कितना रख पा रहे हैं। तो जितना हम 230 के आसपास रख पाएंगे उसका वोल्टेज रेगुलेशन उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। अच्छा, उसमें क्या था? केवीए रेटिंग आपके इक्विपमेंट की ज़्यादा यूज़ करनी पड़ रही थी। अब यहाँ पे केवीए रेटिंग आपको क्या करनी पड़ेगी? कम यूज़ करनी पड़ेगी। सो स्मॉलर केवीए रेटिंग ऑफ इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड। ये भी लिख लेते हैं इसमें, फॉर द सेम KW, उतनी ही एक्टिव पावर के लिए, क्योंकि हम उसको चेंज नहीं कर रहे थे। वो तो न्यूमरेटर में यूँ की यूँ थी। KVA क्या था? देखो मैंने एक्सप्लेन किया था, KW अपॉन cos फाई। तो KW को तो हम चेंज नहीं कर रहे थे। पावर फैक्टर घट गया था तो KVA बढ़ गया था। अगर पावर फैक्टर बढ़ गया तो KVA क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो यानी भाई हम इसको देखेंगे अब इसमें, फॉर द सेम KW, यानी न्यूमरेटर को हम चेंज नहीं कर रहे। फॉर द सेम KW, स्मॉलर KVA रेटिंग, पावर फैक्टर बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर बढ़ गया तो स्मॉलर KVA रेटिंग, कम KVA रेटिंग लगेगी ऑफ इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड, राइट। तो ये हो गया आपका पावर फैक्टर से रिलेटेड सारा चीजें। ओके, अब हम लास्ट जो टॉपिक इसके अंदर बच गया है वो करेंगे, वो है रेजोनेंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक। चलिए, ये सारे जो टॉपिक्स मैंने करवा रही हैं सिलेबस के हिसाब से मैं करवा रहा हूँ, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। रेजोनेंस, अभी रेजोनेंस क्या भला होती है वो मैं देखता हूँ, लिखता हूँ, पहले लिखता हूँ उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। रेजोनेंस कैन बी ऑब्टेन्ड, रेजोनेंस कैन बी ऑब्टेन्ड, कैसे ऑब्टेन की जा सकती है? इन अ सर्किट, एक सर्किट के अंदर कंटेनिंग इंडक्टर एंड कैपेसिटर, जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर लगे हों, उसके अंदर आपको रेजोनेंस का फिनोमेना देखने को मिलता है। देखो जैसे आप रेडियो है या
स्टीरियो है, उसके अंदर आप रेडियो चैनल को अगर आप ट्रांसमिट कर मतलब देखते हो कि इस पर्टिकुलर रेडियो चैनल के ऊपर मेरी इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे मेरा रेडियो स्टेशन आ रहा है नहीं आ रहा है एफएम के अंदर, तो आप बेसिकली क्या कर रहे होते हो उस सर्किट के अंदर, आप कैपेसिटेंस चेंज कर रहे होते हो। तो कैपेसिटेंस चेंज करके वजह से आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे रेजोनेंस बनाने की कोशिश कर रहे होते हो, ठीक है। क्योंकि रेजोनेंस के ऊपर क्या होता है, सीरीज रेजोनेंस सर्किट के अंदर करंट मैक्सिमम आता है, यानी सिग्नल मैक्सिमम आता है आपका। तो सिग्नल मैक्सिमम आएगा तो आपको अच्छा सुनाई देगा वो रेडियो स्टेशन, ठीक है। तो इसीलिए हम रेजोनेंस को जो प्रैक्टिकली हम उसके अंदर यूज़ करते हैं। बहुत सारे सर्किट्स में हम रेजोनेंस को यूज़ करते हैं जहाँ हमें ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करनी होती हैं, वैसे भी फीडबैक सर्किट्स में बहुत जगह यूज़ होती है। कंटेनिंग इंडक्टर एंड कैपेसिटर, तो जहाँ इंडक्टर और कैपेसिटर लगेंगे वहाँ आप क्या यूज़ करोगे, रेजोनेंस। द कैपेसिटर C एंड L C और इंडक्टर को क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हो, L में बी कनेक्टेड। इन दोनों को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, इन सीरीज, या तो सीरीज में कनेक्ट कर लें और पैरेलल, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, दस फॉर्मिंग, इसको फुल स्टॉप नहीं आएगा यहाँ पे, इसकी वजह से क्या बनेगा, दस फॉर्मिंग, या तो आपको क्या बन जाएगा, अगर सीरीज में कनेक्ट कर दिए तो सीरीज रेजोनेंट सर्किट, ठीक है। पैरेलल में कनेक्ट कर दिए तो क्या बन जाएगा, पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, राइट। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले सीरीज रेजोनेंट सर्किट को देखते हैं। जनरली यही पूछा जाता है आपसे, पैरेलल रेजोनेंट सर्किट पे कोई नहीं जाता। ये 10 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, सीरीज रेजोनेंट सर्किट। ये कैसे बनता है, क्या होता है इसमें। तो पहले तो आपको सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो सबसे आसान तरीका क्या है मार्क्स लेके आने का, आप सर्किट ड्रॉ कीजिए, उसके बाद आप वो जो वैल्यू जो चीज़ें उसमें यूज़ कर रहे हैं आपको वो पता होनी चाहिए, राइट। तो सर्किट सबसे पहले आप ड्रॉ करते हैं। ये AC सोर्स लगा दिया, RLC सर्किट सीरीज में, R लग गया, L लग गया, उसके बाद क्या लग गया, ये C, राइट। इसको बंद कर दीजिए। ये क्या हो गया, R, ये क्या हो गया, L, ये क्या हो गया, C। यहाँ से क्या निकला, करंट। ये वोल्टेज होगी इज इक्वल टू EM साइन ओमेगा टी, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, AC वोल्टेज। स्मॉल आई क्या हो गया, AC करंट हो गया, पहले R में गया, फिर L में गया, फिर C में गया, फिर ऐसे ऐसे आपका करंट घूमता रहा इस लूप के अंदर, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा सीरीज सर्किट में, हेयर R, L एंड C आर कनेक्टेड। कैसे कनेक्ट किया है, सीरीज में, राइट। तो अब इसको आप डिफाइन करो सारी वैल्यूज को। E क्या है आपके पास, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, कौन सी, AC। I क्या है, इंस्टेंटेनियस कौन सा करंट, AC करंट, राइट। R क्या है, रेजिस्टेंस इन ओम। L क्या है, इंडक्टेंस, ठीक है, इन हेनरी। C क्या है, कैपेसिटेंस इन फैराड, राइट, फैराड। XL क्या है, उसके बाद हम जब L लगेगा तो वो जो प्रतिरोधक क्षमता AC को देगा क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस। जस्ट ये आपको चीज़ें लिखनी है सारी की सारी। XC क्या है आपके पास, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, राइट। Z क्या है, ओवरऑल इस सर्किट की मैंने क्या बताई थी, इम्पिडेंस। इम्पिडेंस ओवरऑल कितना, इक्विवेलेंटली कितना वो दे रहा है। 4 और 3 का एग्जांपल जो मैंने बताया था आपको, 5 जस्ट मिनट, नहीं शायद नहीं बताया मैंने, वो पावर में बताया था मैंने, जस्ट उसको भूल जाओ, राइट। VR क्या है आपकी, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। VL क्या है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। VC क्या है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा, XL इज इक्वल टू ओमेगा L, कितना है, 2 पाई FL, ठीक है। XC क्या है, 1 बाय ओमेगा C, किसमें, ये ओम्स में, C ओम, ठीक है। तो इसमें हम Z क्या होती है आपकी इम्पिडेंस, Z जो इम्पिडेंस होती है
RLC सर्किट के अंदर क्या बताई थी मैंने, अंडर द रूट आर स्क्वायर, सपोज करो इंडक्टर डोमिनेट कर रहा है स्टार्टिंग से एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, ये होती है आपके पास, ठीक है। तो एट रेजोनेंस, जब रेजोनेंस होगा तो क्या होगा, एक्सएल विल बी इक्वल टू एक्ससी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि जितनी प्रतिरोधक क्षमता करंट को इंडक्टर देगा ये मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए, अपने अंदर से पास ना करने देने के लिए, उतनी ही प्रतिरोधक क्षमता क्या देगा, कैपेसिटर देगा, उस करंट को ब्लॉक करेगा, ठीक है। तो दोनों क्या होंगे, सेम प्रतिरोधक क्षमता देंगे, किस चीज पे, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं उसकी एसी सर्किट की, तो हमें वो फ्रीक्वेंसी याद करनी है जिसपे ऐसा होगा कि जो इंडक्टर और कैपेसिटर करंट को सेम प्रतिरोधक क्षमता देंगे, तो वो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। जैसे आप स्टीरियो के अंदर करते हैं अपने, या रेडियो के अंदर करते हैं, आप फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं ना, रेडियो स्टेशन अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे आते हैं, रेडियो सिटी 91 FM, 98.3 FM, तो यानी वो फ्रीक्वेंसी आप ध्यान से देखिए वो 91.1, 98.3, यानी वो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है कंसिस्टेंटली आपकी, ठीक है। मेगाहर्ट्ज ऑब्वियसली वो मुझे ध्यान नहीं है किलोहर्ट्ज किसमें होती है वो, बट आप वहाँ पे फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं, तो आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्योंकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जो इंडक्टर जो प्रतिरोधक क्षमता देता है, जो इनकमिंग करंट है उसको, वही सेम प्रतिरोधक क्षमता आपकी कैपेसिटर देता है, ठीक है। तो एक्सएल शुड बी इक्वल टू एक्ससी। तो एक्सएल की वैल्यू अभी हमने क्या ज्ञात की है, ओमेगा एल, एक्ससी की वैल्यू क्या है, 1 बाय ओमेगा सी। अब हम क्या करते हैं, ओमेगा इसको इस तरफ लेके जाते हैं, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ओमेगा एल गुना में ओमेगा सी इज इक्वल टू 1। तो ओमेगा गुना ओमेगा क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर, एल गुना सी क्या आएगा, एल सी इक्वल टू 1। तो ओमेगा स्क्वायर कितने के बराबर आ गया, 1 बटा एल सी। एल सी क्या आ जाएगा इस तरफ, तो दोनों तरफ अगर हम अंडर रूट लेंगे तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बाय अंडर द रूट एल सी, और ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई एफ इज इक्वल टू 1 बाय अंडर द रूट एल सी एफ आर, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 1 बाय 2 पाई रूट एल सी, और इसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज, राइट। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी आपकी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, राइट। अच्छा, दूसरी चीज आप ध्यान से देखिए, z की वैल्यू क्या थी अपने पास, अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। तो एट रेजोनेंस हमने अभी देखा इंडक्टर की और कैपेसिटर की प्रतिरोधक क्षमता क्या है, एक्सएल इक्वल टू एक्ससी, तो दिस इंप्लाइज एक्सएल माइनस एक्ससी क्या हो गया, 0। जब दोनों ही सेम है तो ऑब्वियसली उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 5 में से 5 घटाओगे तो क्या वैल्यू आएगी, 0 ही तो आएगी। तो z किसके बराबर आ गया, z इज इक्वल टू अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, अंडर द रूट आर स्क्वायर, अंडर द रूट आर स्क्वायर क्या आ गया, r। तो यानी कि रेजोनेंस के ऊपर क्या होगा, रेजोनेंट की फ्रीक्वेंसी के ऊपर सिर्फ जो रेजिस्टेंस होगा वही प्रतिरोधक क्षमता आएगी करंट को, सिर्फ रेजिस्टेंस जो होगा वो प्रतिरोधक क्षमता देगा। एल और सी क्या होंगे, प्रतिरोधक क्षमता नहीं देंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, नलीफाई कर देंगे। तो इसी वजह से क्या होता है, जब प्रतिरोधक क्षमता कम मिलती है करंट को, यानी जो पीछे से सिग्नल आ रहा है एफएम का, उसको प्रतिरोधक क्षमता कम आ रही है, तो यानी वो सिग्नल आपके पास अच्छा आ रहा है उस केस के अंदर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एल और सी एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर चुके हैं, राइट। तो ये सीरीज रेजोनेंस हो रहा है, करंट ज़्यादा आएगा, करंट ज़्यादा आएगा नहीं, सिग्नल ज़्यादा आएगा पीछे से, क्योंकि इंपीडेंस कम होगी ना, प्रतिरोधक क्षमता जो ओवरऑल सर्किट की थी वो कम होगी, घट गई आपकी। अब देखो जैसे एग्जांपल था, आप अंडर द रूट सपोज करो 4 ओम तो आपका रेजिस्टेंस मान लो, और 3 ओम आपकी एक्सएल माइनस एक्ससी मान लो, ठीक है। तो उस केस में टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 4 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 5 ओम हो गया इंपीडेंस ट्रायंगल से। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को क्या करता हूँ, ये मेरी 0 हो जाती है एक्सएल इक्वल टू एक्ससी, तो उस केस के अंदर रेजिस्टेंस कितना रहेगा, ये घट गया, ये हट गया, तो सिर्फ क्या रह गया, 4 ओम रह गया। तो एक तो 5 ओम रेजिस्टेंस आपको एनकाउंटर करना पड़ेगा, 4 ओम करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली कम रेजिस्टेंस यहाँ पे एनकाउंटर करना। तो यानी आपका रेजिस्टेंस सिर्फ इसमें सिर्फ रेजिस्टेंस, तो यानी क्या हो गया, सो इन केस ऑफ सीरीज रेजोनेंस, सीरीज रेजोनेंस के केस में क्या होगा, impedance is minimum। impedance क्या, यानी कि जो आपको प्रतिरोधक क्षमता मिल रही है ओवरऑल एसी सर्किट से वो मिनिमम मिलेगी, कम से कम मिलेगी, सिर्फ रेजिस्टेंस की वजह से मिलेगी। तो दैट इज ओनली रेजिस्टेंस मैटर्स, सिर्फ रेजिस्टेंस मैटर करता है इन केस ऑफ सीरीज
रेजोनेंट सर्किट, जहाँ रेजिस्टेंस होता है सिर्फ, वहाँ मैंने क्या बताया आपको, प्योर रेजिस्टिव सर्किट बन चुका है ये। प्योर देखो, इंडक्टर कैपेसिटर लगाने के बावजूद प्योर रेजिस्टिव सर्किट बन गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सीरीज रेजोनेंट सर्किट एंड हेंस उसकी वजह से क्या होगा, सीरीज रेजोनेंट जहाँ पे यानी इसमें सिर्फ रेजिस्टिव है तो उसमें क्या होगा, वोल्टेज और करंट क्या होंगे, सेम फेस में होंगे, ठीक है, क्योंकि ना इंडक्टिव का इफेक्ट है यहाँ पे, ना कैपेसिटर का इफेक्ट है, इसलिए हेंस वोल्टेज एंड करंट आर इन फेस, राइट। यानी कि अगर E है इधर है तो I भी इधर है, राइट। अच्छा, ये चीज़ आप याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपसे पेपर में पूछी जाती है 2-2 नंबर में। रेजोनेंस के केस में क्या होता है, इम्पीडेंस क्या होती है आपकी, मिनिमम होती है, ठीक है, और वोल्टेज एंड करंट क्या होते हैं इसमें, सेम फेस में होते हैं, ठीक है। ओनली यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस मैटर करता है, राइट। एक चीज़ और, एज इम्पीडेंस इज मिनिमम, प्रतिरोधक क्षमता कम से कम है, तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम, ऑब्वियसली। हेंस करंट इज, तो करंट क्या आएगा इसमें, मैक्सिमम आएगा। ये वर्ड याद रखने हैं आपको। सीरीज रेजोनेंस के अंदर इम्पीडेंस क्या होती है, मिनिमम, कम से कम प्रतिरोधक क्षमता, तो करंट क्या हो जाता है, मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा। ये चीज़ 2 नंबर में भी आ सकती है, 4 में भी आ सकती है, 10 में भी आ सकती है, 8 में भी आ सकती है, राइट। तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे अपन, देखो मैंने क्या बताया था, वी आर इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या है आपकी, ये, ठीक है। इंडक्टर के केस में क्या आएगी, वोल्टेज ड्रॉप ऐसे ऊपर आएगी 90 डिग्री आगे, जो इंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो करेगा। कैपेसिटर के अंदर क्या आएगी, नीचे आएगी VC, तो जितनी VL है उतनी क्या हो जाएगी, VC। तो ये दोनों इफेक्ट, ये इंडक्टर जो है कैपेसिटर के इफेक्ट को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। ये इंडक्टर जो लगा हुआ है, कैपेसिटर जो लगा हुआ है, कैपेसिटर इंडक्टर के इफेक्ट को खत्म कर देगा, ठीक है। तो वोल्टेज क्या बच जाएगी, सिर्फ V = VR। ये वो आपका क्या हो गया, फेजर डायग्राम। तो इसी की डायरेक्शन में क्या आएगा आपका करंट, राइट। अच्छा, एक आपको फ्रीक्वेंसी का डायग्राम भी बनाना पड़ता है इस केस में, वो हम बना लेते हैं। जस्ट मेरे इसको आप थोड़ा इस तरफ लिख लीजिए, V = VR, राइट। अभी हम देखते हैं इसका फ्रीक्वेंसी का डायग्राम। ये कैसे बनेगा, देखो इसमें 2 चीज़ें प्लॉट कर रहे हैं, करंट और इम्पीडेंस, ठीक है। तो पहले हम करंट को प्लॉट करते हैं। ऐसे प्लॉट करना है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, करंट मैक्सिमम होगा। देखो यहाँ से मैक्सिमम है ना, करंट मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा नहीं है, कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो ये कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, FR, फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में हम प्लॉट कर रहे हैं इसको, ठीक है। जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो भी करंट कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कम करोगे तो भी करंट कम हो जाएगा। जैसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे पहुंचोगे आपका करंट मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम यानी सबसे ज़्यादा। और इम्पीडेंस क्या है, इम्पीडेंस क्या है, मिनिमम यानी कम से कम। तो यानी इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर इम्पीडेंस क्या होगी, यानी प्रतिरोधक क्षमता क्या होगी सर्किट की, कम से कम। तो यानी वो आपको प्लॉट करना है। जस्ट मिनट, ये ढंग से नहीं बन रहा, इसको ऐसे। तो ये क्या होगा, सेट, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी, देखो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे इम्पीडेंस क्या आ गई, मिनिमम। इम्पीडेंस का ये ग्राफ है, ठीक है। ये यहाँ से बड़ा घटा, फिर जैसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या इम्पीडेंस बिल्कुल घट गई, उसके बाद जैसे ही आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे इम्पीडेंस बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह जो करंट है, जैसे ही आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे पहुंचे मैक्सिमम आ जाएगा, सबसे ज़्यादा आ जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप इसको वो करोगे तो करंट घटना शुरू हो जाएगा, इम्पीडेंस प्रतिरोधक क्षमता बढ़नी शुरू हो जाएगी, करंट घटना शुरू हो जाएगा। जैसे आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो जो आप चैनल अपना देखते हो, जो चैनल पकड़ते हो, आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही पकड़ते हो, ताकि उसमें क्या है, करंट मैक्सिमम आए, यानी सिग्नल मैक्सिमम आए आपका। यहाँ पे सिग्नल मैक्सिमम आएगा और इम्पीडेंस आपकी क्या रहे, प्रतिरोधक क्षमता क्या रहे, इस पॉइंट पे मिनिमम रहे, ताकि सिग्नल अच्छे से अच्छा
ठीक है। तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा। इसमें आपने क्या किया, करंट और इम्पीडेंस को किसके रिस्पेक्ट में प्लॉट किया है, फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे आपकी ये कंडीशन आएगी कि आपकी ये मैक्सिमम होगा करंट और इम्पीडेंस क्या हो जाएगी, मिनिमम। तो एफ आर इसको लिख भी दीजिए, एफ आर इज इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जिसकी वैल्यू क्या थी 1/2π√LC, ये नहीं बोलनी हर्ट्ज, ठीक है। क्वेश्चन आपका आ सकता है जिसमें एल की वैल्यू दे देंगे आपको, वो हेनरी में कैपेसिटेंस दे देंगे आपको फैराड में, तो आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, ठीक है। तो उसमें वैल्यूज पुट करके आप 1 मिनट में निकाल सकते हो, राइट। सो दिस वाज योर सीरीज रेजोनेंट सर्किट, और ऑलमोस्ट इतना ही आपको रेजोनेंस में चाहिए, राइट। थैंक यू।